आइए शुरू करते हैं नया टॉपिक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यू हैव लर्नड दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम जानते हैं जो मल्टी सेलुलर्स हैं, उनके पास बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। आपने क्लास 7th में पढ़ा था। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यानी हर एक सिस्टम के अंदर जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जाम्पल आप लें तो डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये अलग अलग फंक्शंस हैं जो होते हैं। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। अगर हम प्लांट का एग्जाम्पल लें तो प्लांट के ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग स्पेसिफिक टास्क या फंक्शंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूट्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स का काम क्या है? रूट्स का काम है ज़मीन के नीचे से जो पानी है उसको एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को भी उसके साथ एब्जॉर्ब करना, ताकि जो प्लांट है उसको इसका फ़ायदा मिल सके। लीव्स, एज यू हैव लर्नड इन क्लास 7th, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। और लीव्स का फंक्शन क्या है? फूड को फॉर्म करना, फूड की सिंथेसिस करना। कॉल्ड टिश्यूज़। अगर आप अलग अलग ऑर्गन्स को देखें तो ऑर्गन बनते किससे हैं? ऑर्गन बनते हैं टिश्यूज़ से। एंड टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। और टिश्यूज़ किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। तो पहली को समझ में आया कि एक ऑर्गन जो है वो टिश्यूज़ से बनता है और टिश्यूज़ किससे बनता है? सेल्स से बनता है। तो सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल लाइफ की एक बेसिक यूनिट होती है। सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म organs and many organs form organ system, and this organ system is found in organism. Here I am talking about multicellular organism. तो इस तरह से हमारी लाइफ में सेल का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। हम सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब सेल के जो पार्ट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, साइटोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर आप सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखोगे तो आपको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलेगा। सपोज ये एक सेल है तो सेल के अंदर हमको सेंटर में हमें क्या मिलेगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारे जेनेटिक मटेरियल है, यानी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस के बाहर आपको साइटोप्लाज्म। तो ये येलो पार्ट जो है ये साइटोप्लाज्म है। ओके, तो अब ज़रा अलग अलग पार्ट्स को देख लेते हैं क्या क्या हैं वो। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो एक सेल के अंदर ये सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, एंड सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप उसको सेल मेम्ब्रेन बता सकते हैं। द मेम्ब्रेन separates cell from one another and also the cell from the surrounding medium। तो देखो इस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह सेल को
सेपरेट करती है। किससे सेपरेट करती है? सराउंडिंग मीडियम से, यानी सेल के बाहर जो भी मीडियम है, जो भी लिक्विड है, उससे सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करती है और सेल को एक शेप देने का काम करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है, यानी उसमें होल्स होते हैं। एंड इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह मटेरियल्स को बाहर जाने में और अंदर आने में सपोर्ट करती है, क्योंकि वो पोरस होती है। The boundary of the onion cell is cell membrane, which is covered by a thick wall, which is called as cell wall. अगर हम प्लांट सेल में देखें तो प्लांट सेल में हमें दिखाई देगा सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। तो अगर ओनियन सेल को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो हमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों दिखाई देंगी, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सपोज दिस इज अ प्लांट सेल, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, देन outside this cell membrane we find a thick covering which is called as cell wall. So this is cell wall. In the plant cell we find a nucleus. तो cell wall, cell membrane and nucleus, and this part is cytoplasm. तो प्लांट्स में सेल वॉल का प्रेजेंस भी होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। आओ एक एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी 8.3, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल टेक एन ओनियन पल्प। आप अगर सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स की स्टडी करना चाहते हैं तो एक ओनियन ले लीजिए। उस ओनियन के जो पिंक कवरिंग है, जो कि सूखी कवरिंग है, उसको आप निकाल दीजिए और उसके बाद फिर आप अंदर से थिन पील्स निकाल सकते हैं। यानी ओनियन को अगर हम ब्रेक करेंगे अंदर से तो उसमें से हम पील्स निकाल सकते हैं, ओनियन की थिन लेयर्स को निकाल सकते हैं, और इन थिन लेयर्स को हम पानी में रख सकते हैं एक ग्लास स्लाइड पर। यानी आपको मैं यहाँ समझाता हूँ अलग से। ओके, तो एक ग्लास स्लाइड ली हमने, ग्लास का स्लाइड लिया, ठीक है। स्लाइड ऐसी होती है, रेक्टेंगुलर ग्लास की बनी होती है। इसके ऊपर हमने छोटी सी ओनियन की पील रख दी। पील क्या होता है? ओनियन के अंदर पाई जाने वाली थिन लेयर्स। ओके, एक छोटी सी लेयर निकाली और उसके ऊपर रख दी। उसके बाद फिर हमने इस पर स्टेन किया। इसको स्टेन किससे किया हमने? मिथाइलिन ब्लू। ये स्टेन क्या होता है? रंग होता है, डाई होती है, जिससे कि हम सेल को और सेल के डिफरेंट पार्ट्स को देख सकते हैं। तो मतलब स्टेन को हमने इस पील के ऊपर डाल दिया और उसके बाद हमने इसके ऊपर क्या करा? कवर स्लिप लगा दी। कवर स्लिप इज अ ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप्ड ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड ओवर द सैंपल। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपने मिथाइलिन ब्लू लिया और आपने उसको ऐड किया। उसके बाद आपने कवर स्लिप ऊपर से लगा के इसको फिर आपने माइक्रोस्कोप में देखने के लिए ले गए। आपने इस बात को ध्यान दिया कि कोई एयर बबल तो अंदर ना आ गया हो। बस जब आपने इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो आपने क्या पाया? आपने पाया कि इस तरह से जैसे कि ब्रिक वॉल होती है, ऐसा ही शेप आपको यहाँ पे दिखाई दिया। बहुत सारे ओनियंस के सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं ओनियन के। इन सेल्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और इसके अलावा आपको साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द सेल वॉल। तो ये ओनियन पील के सेल्स हैं जिसको हम इस तरह से देख सकते हैं। द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय another thick covering called the cell wall. The central dense round body in the center is called as nucleus. तो ये आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। The jelly-like substance between the nucleus and the cell membrane is called as cytoplasm. So we have already seen these parts of the cell.
आई वॉन्ट टू नो, अभी क्वेश्चन आया, आई वॉन्ट टू नो वाई द प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल। तो सेल वॉल का जो फंक्शन है वो अभी हमारे समझ में अगला पार्ट पढ़ने से आ जाएगा। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। आपको पता ही है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है सेल को शेप देती है। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन सेल्स ऑफ प्लांट्स विच इज कॉल्ड एज सेल वॉल। तो प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और लेयर होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है, जो कि थिक लेयर है, और उसे हम बोलते हैं सेल वॉल। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। तो सबसे बड़ा काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना प्लांट्स को, प्लांट्स के सेल्स को। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एट्सेट्रा। तो प्लांट सेल्स को प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? बिकॉज उनको टेम्परेचर से अपने आप को बचाना है, तेज़ हवाओं से अपने आप को बचाना है, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर जो है उससे अपने आप को बचाना है। तो क्योंकि प्लांट सेल्स का मूवमेंट इधर से उधर तो होता नहीं, प्लांट जो है एक ही जगह स्टेबल रहते हैं। तो जब प्लांट्स एक जगह स्टेबल रहते हैं, वो मूव नहीं करते, तो उनको इन सारी चीज़ों को झेलना पड़ता है। उन्हें टेम्परेचर को भी झेलना पड़ता है, सूरज को पूरे दिन, उन्हें तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ता है, उनको बारिश का और धूप का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से प्लांट सेल्स को अपनी जो है स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने के लिए उनको सेल वॉल की ज़रूरत होती है। तो सेल्स को अगर आप देखना चाहें प्लांट सेल्स को, तो आप लीफ में भी देख सकते हैं, जैसे कि ट्रेडिस्केंटिया प्लांट जो है, या एलोडिया प्लांट, रियो प्लांट, इनकी लीफ में भी आप आसानी से सेल्स को देख सकते हैं। और आप बिल्कुल ऐसे ही स्लाइड बना सकते हैं जैसे कि ओनियन की हमने स्लाइड बनाई, ऐसे ही हम लीफ में से पील निकाल के उसकी भी स्लाइड बना सकते हैं। पहेली ने बूझों से पूछा कि क्या हम एनिमल सेल को भी देख सकते हैं? तो हाँ, हम एनिमल सेल को भी देख सकते हैं। इसके लिए एक्टिविटी 8.4 को हम पढ़ेंगे। तो क्या करो, आप एक काम करो, एक क्लीन टूथपिक ले लो, और क्लीन टूथपिक ले करके आप, या आप एक मैच स्टिक भी ले सकते हो, तो आप उससे अपने गाल के अंदर वाले हिस्से को स्क्रैप करो, यानी हल्का सा आप घुमाओ गाल के अंदर वाले हिस्से में, यानी चीक में। ध्यान रहे आप अपने आप को चोट ना पहुंचाएं, यानी उसको बहुत तेज़ी से नहीं करना है। जब आप उस टूथपिक को या उस मैच स्टिक को गाल के अंदर वाले हिस्से पर फिराओगे 8-10 बार, तो उसके बाद फिर आप क्या करना, उस टूथपिक को एक बूंद पानी के अंदर आप धो लीजिए। प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। तो एक ग्लास स्लाइड होगी, ये स्लाइड मैंने बनाई, इस स्लाइड पर एक ड्रॉप ऑफ वाटर पड़ा हुआ है। इस वाटर के अंदर आपने टूथपिक को पुट किया, यानी टूथपिक का वो पार्ट जिससे आपने स्क्रैपिंग की थी, उस पार्ट को आपने इसके अंदर धोया। तो क्या होगा, जितने भी सेल्स होंगे उस टूथपिक के पॉइंट पर, वो सारे के सारे सेल्स अब आ गए होंगे वाटर में। अब इसमें आप एक आयोडीन की ड्रॉप डाल दीजिए। आयोडीन सॉल्यूशन लैब में अवेलेबल होता है। आयोडीन सॉल्यूशन की एक आप उसमें बूंद डाल दीजिए, एंड उसके ऊपर आप एक कवर स्लिप रख दीजिए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप मिथाइलिन ब्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, 1 से 2 बूंद मिथाइलिन ब्लू भी डाल सकते हैं। तो जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, आपको बहुत सारे सेल्स देखने को मिलेंगे, और आप इसमें सेल मेम्ब्रेन को, साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को आसानी से देख सकते हैं। सेल वॉल जो है एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती, तो सेल वॉल आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। देखिए कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ह्यूमन cheek, we see the nuclear membrane, we see the cell membrane, we see the cytoplasm। तो ये चीज़ें हमको दिखाई देंगी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, बट वी कैन नॉट सी द सेल वॉल। तो इस तरह से ह्यूमन चीक सेल्स हमको देखने को मिल सकते हैं, और ये एक्टिविटी हमें हेल्प करेगी इसको देखने में, इसको फाइंड आउट करने में। तो अगला पार्ट जो होता है सेल में, वो क्या होता है? अगला पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। जैसा कि आपने अभी देखा, साइटोप्लाज्म जो है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर आपको क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर आपको सेल के दूसरे कंपोनेंट्स या सेल के ऑर्गेनेल्स यानी सेल के पार्ट्स देखने को मिलेंगे।
ये कौन कौन से पार्ट्स हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई बॉडीज़, राइबोसोम्स। तो ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेंगे और इनके बारे में आप आगे जाके बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। It is an important component of the living cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. तो न्यूक्लियस को अगर आप देखो तो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, सेल के बीच में आपको देखने को मिलता है और आसानी से स्टेन हो जाता है, यानी आसानी से कलर हो जाता है अगर आप किसी स्टेन का यूज़ करें। कौन कौन से स्टेन्स यूज़ किए थे हमने थोड़ी देर पहले? हमने यूज़ किए थे मिथाइलिन ब्लू, है ना, आयोडीन सॉल्यूशन का भी यूज़ किया था। तो इस तरह से आप इन स्टेन्स के हेल्प से न्यूक्लियस को स्टेन भी कर सकते हैं। Nucleus is separated from cytoplasm by a membrane which is called as nuclear membrane. तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये बाहर सेल मेम्ब्रेन है और बीच में क्या है? बीच में है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्ट को कौन बचाता है, कौन सेपरेट करता है? आंसर आएगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस होती है, यानी उसमें भी होल्स होते हैं। एंड अलाउ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। और इस वजह से जो भी डिफरेंट मटेरियल्स हैं वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जा सकते हैं और न्यूक्लियस के अंदर से साइटोप्लाज्म में बाहर आ सकते हैं। विद ए माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्नीफिकेशन, यानी एक बड़े अच्छे माइक्रोस्कोप से जो कि ज़्यादा बड़ा करके दिखा सकता है ऑब्जेक्ट्स को, वी कैन सी ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस विच इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर भी हमको एक डार्क बॉडी देखने को मिल सकती है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो सपोज दिस इज़ द न्यूक्लियस, तो उस न्यूक्लियस के अंदर हमको एक डार्क बॉडी देखने को मिल सकती है विच इज़ कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस। लेकिन इसके लिए आपको बहुत अच्छा एक हायर मैग्नीफिकेशन वाला माइक्रोस्कोप चाहिए। इन एडिशन, न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स which are called as chromosomes, and these chromosomes carry genes and help in inheritance or transfer of characters from the parents to the offsprings. The chromosomes can be seen only when the cell divides. अब जैसे हमारा न्यूक्लियस है, ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोलस है और हमें क्या दिखता है? इसके अंदर हमें क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। और क्रोमोसोम्स को प्रॉपर शेप में, क्रोमोसोम्स का शेप अगर क्रोमोसोम अलग अलग हो जाए तो कैसे दिखाई देते हैं? कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। तो क्रोमोसोम्स का प्रॉपर शेप आपको कब दिखाई देता है? व्हेन द सेल इज गोइंग टू डिवाइड। जब सेल डिवीज़न होता है तब जाके क्रोमोसोम्स आपको ईजिली अलग अलग होते हुए दिखाई देते हैं, वरना क्रोमोसोम हमको एक थ्रेड के जैसे दिखते हैं इस तरह से। लेकिन जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तब हमें क्रोमोसोम्स प्रॉपर शेप में दिखाई देते हैं। तो ये क्रोमोसोम मिलते कहाँ पर हैं? ये सपोज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये क्रोमोसोम हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? न्यूक्लियोलस हो गया। दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द क्रोमोसोम एंड दिस इज व्हाट? न्यूक्लियोलस। तो अगर क्रोमोसोम उलझे हुए हैं, अलग अलग नहीं हुए तो उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन, ओके, क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम बनते हैं आगे चल के। और क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं? ऐसे, धागे के जैसे, थ्रेड जैसे। इन क्रोमोसोम्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं? इन क्रोमोसोम्स पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जीन्स। और जीन्स क्या करते हैं? जीन्स हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कैरेक्टर्स, यानी हमारी आंखें कैसी होंगी, हमारा स्किन कलर क्या होगा, हमारी हाइट क्या होगी, हम कैसे दिखेंगे, हमारे ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे, ये सारी चीज़ें जीन कंट्रोल करता है। हमारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन, डिफरेंट डिफरेंट जो इंफॉर्मेशंस हैं वो उसके पास होती हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है, क्या बताया गया है?
जीन इज़ ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मैसेज होते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इनहेरिटेंस, वो कौन ट्रांसफ़र करता है? जीन ट्रांसफ़र करता है। जीन कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटरी करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, यानी हमारे माता पिता से हमारे तक जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो किसके हेल्प से आई है? वो जीन्स के हेल्प से आई है। ठीक है ना? दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। आपके पेरेंट्स ने अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दी हैं, किस फॉर्म में? जीन के फॉर्म में। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज, you may also have brown eyes. If your mother has curly hair, you might also end up having curly hair. आपके फादर की आइज़ ब्राउन है तो आपकी भी हो सकती हैं। अगर आपकी मदर के घुंघराले बाल हैं तो आपके भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज उन्होंने अपने जीन्स रिप्रोडक्शन के हेल्प से आपको प्रोवाइड किए हैं। हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अलग अलग पेरेंट्स के मैरिज करने के बाद अलग अलग जो रिप्रोडक्शन होता है तो उससे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लोगों में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अलग अलग कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। न्यूक्लियस एक तो इनहेरिटेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी इसके पास जीन्स होते हैं। इसके अलावा ये हमारी बॉडी की जो इम्पॉर्टेंट काम है, जैसे सेल के जो इम्पॉर्टेंट काम है उनको कंट्रोल करने का काम भी करता है। तो ये कंट्रोल सेंटर की तरह भी बिहेव करता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो एक सेल के अंदर का पूरा कंटेंट होता है, जिसमें जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है, सारा का सारा मिला करके क्या कहलाता है? प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। अंडरस्टैंड? तो प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म को हम लिविंग सब्सटेंस भी कहते हैं सेल का। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने अभी तक कितना पढ़ा? ठीक है ना? आगे वाले वीडियो में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपैरिजन बताएंगे आपको, और सेल के अंदर पाए जाने वाले कुछ दूसरे पार्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे।